पूर्ण इच्छा का मतलब क्या है आगे दिया है, अभी उसको हम नहीं खोलेंगे। अगला बिंदु, उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की दृढ़ता एवं निष्ठा की अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का अधिकार जागृति पूर्वक प्राप्त होती है, फलस्वरूप बुद्धि आप्लावित होती है। देखिए, एक लाइन में कहानी को खत्म कर दिया इसमें। ये दोनों कार्यक्रम, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुसरण किया, धर्मपूर्ण विचार मतलब समाधान पूर्ण इच्छा तथा विचार में हम स्थापित हुए, प्रवृत्त हुए, स्थापित हुए, कैसे अध्ययन पूर्वक, ये दोनों कार्यक्रम हुआ में दृढ़ता एवं निष्ठा है ना। तो ये दृढ़ता और निष्ठा कैसे बनेगी? साक्षात्कार पूर्वक, किसमें? बुद्धि में, की अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का अधिकार। सत्यता की अनुभूति कौन करेगा? वो जो आत्मबोध संपन्न व्यक्ति है वो करेगा, है ना। ये जो अध्ययन हो रहा है आत्मबोध के पहले हो रहा है, ठीक। का अधिकार जागृति पूर्वक, कौन जागृत हुआ? बुद्धि जागृत हुआ, है ना। बुद्धि का मतलब जैसे क्रमशः अध्ययन होता है, बुद्धि भी जागृत, अल्प विकसित से अर्ध विकसित, अर्ध विकसित से पूर्ण विकसित, है ना। उस क्रम को कह रहे हैं इधर, वो जो 1 2 3 हमने पढ़ा था, इस पूर्वक प्राप्त होती है। फलस्वरूप बुद्धि आप्लावित होती है। तो बुद्धि किसके प्रभाव में आप्लावित होगी? आत्मा के प्रभाव में बुद्धि आ जाना ही बुद्धि के आप्लावन का मतलब है ना। तो ये कब होता है इसको आगे बताएंगे कि बुद्धि में आप्लावन होने की स्थिति क्या है और उसमें उस समय वस्तु क्या है, इसको आगे बताएंगे। उपरोक्त अनुसार जब साधक मान्यतापूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, कौन से उपरोक्त अनुसार? वो 1 और 2 है ना। उसके पहले में तो पूरा हो गया, अनुभव तक बुद्धि आप्लावित हो गई, उसके पूर्व के लाइन को अभी इंगित कर रहे हैं। उपरोक्त का मतलब 1 और 2, अनुकरण, अनुसरण तथा समाधान पूर्ण विचार के अनुसार जब साधक उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, तो ऐसे होने के क्रम में और होने के बाद तब मन, वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि सहज क्रियाएं किस प्रकार से संपादित होती हैं, इसका अनुभूति परक वर्णन नीचे किया गया है। तो बताने वाला व्यक्ति अनुभूति परक वर्णन कर रहे हैं। जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसमें क्या होगा, तुम जब ये 1 और 2 करते हो, वो मैं नीचे बताऊंगा, ऐसा इस वाक्य का तात्पर्य है। तो प्रथम अनुभूति, उसके नीचे मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र आशाएं हैं, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें? मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य विकास को पाता है। इसके पहले क्या है? मन शरीर के दबाव में है, यह मन की मनमानी है, यही मनमानी कहेंगे। मनमानी से छूटना मतलब क्या है? आसक्ति से मुक्त होना। क्या आसक्ति? मोह, लोभ, काम, है ना, मद, मात्सर्य, क्रोध। इसमें यदि पूर्ण रूप से कोई पूरी रूप से यदि आसक्त है तो मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने का संभावना नहीं बनता। तो मन की जो मनमानी है उसका दबाव वृत्ति पर पड़ेगा, वृत्ति में प्रिय अप्रिय का तुलन होगा, उसका ओके यदि चित्त से आता है तो उसका संदर्भित व्यवहार हो जाएगा, है ना। ये घोर भ्रम या मतलब एक भ्रम की एक अच्छी स्थिति में ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये क्रमशः घटते घटते अध्ययन के क्रम में किसी एक समय अध्ययन पूर्वक, है ना, हम जो पठन करते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, या समझता हूँ मानते हैं, है ना, फिर व्यवहार करते हैं, अभ्यास करते हैं, उपासना करते हैं, ये सब करते हुए मन की स्थिति ऐसे बन जाती है कि मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य हो गया, तो मन में मित्र आशाएं जन्मती है ना। तो इस सेंटेंस को एब्सोल्यूट मतलब एक निरपेक्ष विधि से यदि पढ़ेंगे, इसका मतलब ये पूरा हो गया। इसके पहले क्या है? थोड़ा होना, उसके पहले और थोड़ा होना, उसके पहले अल्प होना, उसके पहले बिल्कुल नहीं होना या नहीं के बराबर होना, है ना। तो शायद ही कोई भी ऐसा मनुष्य होगा जिसमें मित्र आशा होती ही नहीं। किसी के प्रति तो होती ही है, अपने संतान के प्रति होती है, दूसरे के प्रति होती है, ईश्वर के प्रति होती है, कोई भी आदमी ले लो, कोई ना कोई मित्र आशा होती ही है ना। केवल मन शरीर के अनुसार होना ये जीव अवस्था में ही बनेगा, ठीक। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंस में काफी मैंने यदि देखेंगे तो 2-4 पेज में हम मनुष्य के 10,000 साल के इतिहास को पढ़ लिए, है ना। ये जो 14
पृष्ठ है इस अध्याय में, ये 14 पृष्ठ मनुष्य के इस धरती के 10,000 वर्षों का इतिहास इसमें लिखा है कि किस विधि से हुआ है ना। तो मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। तो स्नेह कब होगा? जब मन वृत्ति के अनुसार हुआ। मुझे आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा का क्या मतलब? आपके व्यवहार का आस्वादन हुआ और मेरे वृत्ति में उसका प्रिय अप्रिय विधि से तुलन हुआ, ठीक है, तो मित्र आशा नहीं बना। दूसरा, आपका व्यवहार मेरे अनुसार ठीक है, तो मुझे ठीक लगा, तो वो प्रिय तुलन बना, तो उसमें मैत्री की संभावना है। बट यहाँ पर उसे आगे की बात की जा रही है। यहाँ अध्ययन पूर्वक जब वृत्ति में न्याय धर्म सत्य तुलन पूर्वक जब मन का ये माने संकेत जो है, वृत्ति का संकेत मन ग्रहण करता है, उस जगह की बात कर रहे हैं। ये पूरा माने जर्नी को पूरा करके इस जगह पर बात हो रही है, ठीक है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधिता है। मानवीयता के संरक्षणात्मक, परिपालनात्मक और आचरणात्मक नियमों की ही न्याय संज्ञा है। तो अध्ययन पूर्वक साधक में जब न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित होने के क्रम में कोई एक स्टेज है ना, और वो स्टेज कब आएगा उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, में ये बात हम अपेक्षा कर सकते हैं या अपने में देख सकते हैं और सत्यापित शायद कर भी पाए किसी दिन, कि मन वृत्ति के संकेत ग्रहण करके है ना हम अपने में मैत्री की आशा को देखते हैं। इसी का नाम सुख है। तो मन जब वृत्ति के अनुसार हो जाता है, इसका नाम सुख है। इस समय क्या है? द्वेष नहीं है, पर पीड़ा नहीं है। ये मैत्री और स्नेह के रूप में है। द्वेष नहीं है, पर पीड़ा नहीं है, इसका मतलब ईर्ष्या भी नहीं, ठीक है ना। दूसरा, वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है तब शांति सहज अनुभव होता है। शांति सहज मतलब में से के लिए या का शांति का अनुभव, ये उस ग्रामर से बाबा जी ने उसको हटा दिया का को, ये सहज अनुभव लिखा है ना। तब शांति सहज अनुभव होता है। विचार की पुष्टि चिंतन से ही है। चिंतन से ही प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है। इसके पहले मन ने वृत्ति का संकेत स्वीकारा, उसको सामान्य रूप से हम भास की घटना कहते हैं, है ना। तो भास एक बहुत लंबा रेंज, भास का जो पूर्णता है वो है मन पूरी तरीके से वृत्ति के नियंत्रण में आ गया। जब जब मन वृत्ति के नियंत्रण में आता है तब तब सत्य भास है या धर्म भास है या न्याय भास है या नियम भास, ठीक है। तो वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब अभी शांति, क्योंकि अशांत कौन है? ये वृत्ति है ना। किस बात को लेकर अशांत है? यदि उसको हम देखने जाएं या सोचें तो कुछ ऐसे निकलता है उसमें कि मन का दबाव वृत्ति पर पड़ा है ना। मेरे अनुसार करो, जो भी, ये व्यवहार ठीक नहीं लगा, ये वस्तु चाहिए, ये आस्वादन चाहिए, है ना। सबसे पहले मैं खाना खा लूं, है ना, और मैं अपने लिए रख लूं, दूसरों को न दूं। ये सारी जो दबाव और पूरे जीवन में हो रहा है, अभी हम केवल मनोवृत्ति की बात करेंगे, ये दबाव वृत्ति पर पड़ा है। तो वृत्ति इस दबाव में है। साथ ही साथ चित्त में कोई इच्छा भी है दूसरे तरफ, है ना, क्योंकि चित्त वृत्ति से विकसित क्रिया है। चित्त दोनों विधि से दबाव में अनुभव करता है ना। मन का दबाव वृत्ति पर है और वृत्ति को चित्त के, वृत्ति जबकि मन से ज्यादा विकसित क्रिया है ना, और उससे ज्यादा विकसित चित्त है। तो चित्त में एक स्मरण है कि मैं कल से अच्छा व्यवहार करूंगा, है ना। इसका मतलब है कि सब लोगों को खाने दूंगा, उसके बाद ही खाऊंगा, मान लीजिए, ठीक। और करते समय दूसरा कुछ होता है, यह अशांति है। या चित्त में ही ऐसी कोई चित्रण है ना, जो उस चित्त को ही स्वीकार नहीं होता, इसीलिए मन उसके विश्लेषण में सविपरीतता को अनुभव करता है। इसको करें कि नहीं करें, ये भी अशांति है ना। जैसे हम इस काम को करें कि नहीं करें, नौकरी करें नहीं करें, अध्ययन करें नहीं करें, स्वावलंबी हो ना हो, ये जितनी भी चीजें हैं ये अशांति का कारण है। तो ये कब होता है? ये वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है। इसको हम आभास के रूप में पहचानते हैं, है ना। वृत्ति में न्याय धर्म सत्य का जो तुलन, क्योंकि वृत्ति में आप याद होगा, ये आपको सभी को याद है ही, दो दृष्टियां हैं, प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य। यहाँ पर न्याय धर्म सत्य दृष्टि की बात हो रही है। प्रिय हित लाभ में क्या होता है उसमें भी हम नहीं जाएंगे।
है ना, क्योंकि उसमें जब वृत्ति चित्त को के संकेत को स्वीकारेगा उसमें भी शांति का आभास होगा, है ना, क्योंकि क्रिया तो वही है। तो चित्त में जो इच्छा है भले ही प्रिय हित लाभ का हो, उसके अनुसार जब वृत्ति होगा तो उस समय आंशिकता में शांति का आभास होना चाहिए, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, देखिए, विचार की पुष्टि चिंतन से है। चिंतन को हम चित्रण के स्थिति क्रिया प्रत्यावर्तन क्रिया के रूप में पढ़े हैं, उसमें साक्षात्कार होता है ना। तो ये वृत्ति के पूर्ण तुलन की स्थिति को यहां लिखा है। क्या मतलब हुआ इसका? चित्त पूरी रूप से, वृत्ति पूरी रूप से जब चित्त के वस्तु के अनुसार हो जाती है, कौन सी? न्याय धर्म सत्य की, है ना। चित्त की कोई भी वस्तु नहीं, बंगला बनाने के वस्तु से नहीं, न्याय धर्म सत्य संबंधी वस्तु जब चित्रण में स्थापित हो गया और वृत्ति उसके पूर्ण प्रभाव में आया, वृत्ति में तुलन पूरा हुआ या न्याय धर्म सत्य का आभास जो पूरा हुआ, उसी समय साक्षात्कार होता है। इसीलिए यहाँ पर चिंतन शब्द का प्रयोग किया गया है। चिंतन से ही मतलब चिंतन पूर्वक प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है, क्योंकि चिंतन से ही का मतलब है कि ये इसमें चित्रण भी जुड़ गया, है ना। प्रक्रिया की बात यदि करेंगे तो उसमें चित्रण और विश्लेषण दोनों ही चीजें समाहित है। हमको बारंबार अपने आप को ये ध्यान दिलाना पड़ेगा कि इन क्रियाओं के बारे में जब बात कर रहे हैं ये सम्मिलित रूप से कार्यरत है। पढ़ते समय कई बार लगता है अकेले में तो हम एक ही क्रिया को सोच लेते हैं, और वो कई बार मैंने उलझन में हमको ले जाता है ना। फल और प्रयोजन, तो प्रयोजन का निर्णय जो है मुख्य रूप से ये चिंतन का कार्य है। ठीक है, तो चिंतन में प्रयोजन का यदि आगे संदर्भ आता है तो उसको देखेंगे हम क्या है। उसके बाद आता है, अतः मन वृत्ति तथा चित्त की एक सूत्रता से, देखिए मन वृत्ति के अनुसार, वृत्ति चित्त के अनुसार हो गया कि एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशाएं जन्मती हैं। कहा? मन में, जो प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय करती है ना। तो ये इससे लगता है कि मन उस निर्णय का कर रहा है, एक्चुअली जीवन कर रहा है, वृत्ति और चित्त में हो रहा है, जिसे धर्मपूर्ण विचार संज्ञा है। इसी को फिर धर्मपूर्ण विचार का मतलब समाधानपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण विचार उसमें समाहित है। ठीक है, तो इसी को फिर धर्मपूर्ण विचार कह रहे हैं। धर्मपूर्ण विचार का वैसे तात्पर्य क्या है वो अभी अपने चर्चा का बिंदु नहीं है, तो जीवन में जो प्रक्रिया घट रही है वहीं तक हम सीमित रहेंगे। ठीक है, तो मन, वृत्ति और चित्त, अभी तक क्या हुआ? अध्ययन और अभ्यास के फलन में मन वृत्ति के अनुसार हुआ और वृत्ति चित्त के अनुसार हो गया, तो सुख भी आ गया और शांति भी आ गया। सुख के साथ क्या मिला है? न्यायपूर्ण व्यवहार, मित्र आशा, स्नेह, धर्मपूर्ण विचार, है ना। उसके साथ प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय, इसी को योजनाबद्ध विचार भी कह सकते हैं। योजना कैसे बनेगी वो आगे के वाक्य में आएगा। और इसी के साथ साथ शांति, है ना। तो ये एक प्रकार से क्रमशः सुख और शांति की जो अनुभव है अध्ययन करने वाले व्यक्ति में, उसको यहाँ पर बता रहे। हमारे पास 1 मिनट बचा है। 1 ही मिनट है, हाँ 1 ही मिनट। इसका बैटरी में कम समय बच रहा है इस कंप्यूटर के। ठीक है, और एक बिंदु है उसको पूरा कर लेते हैं और आगे हम इसको देखेंगे, है ना। तो और एक बिंदु है, तो कम से कम हम इस पेज नंबर को तो पूरा कर लें। चित्त जब बुद्धि का, अच्छा नहीं, ये चित्त बुद्धि में जाएंगे तो फिर ये 15-20 मिनट का कार्यक्रम, तो मुझे लगता है इसको हम आज ही रोक लेंगे। 143 लगता है आज हम 2 ही पेज किए, कल से और स्लो हो गया। मैं आज इस अपेक्षा से आया था कि कल से डबल स्पीड करेंगे। तो हम प्रश्नों को ले लें। ये कल का एक आया था, जो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा इसमें, 1 मिनट। अच्छा, राकेश भाई ने कल ये भी बताया कि आज हम 142 तक रोक लिए हैं, 142 का आखिरी बिंदु है, मगर वो 143 में स्पिल ओवर होता है। चित्त जब बुद्धि का संकेत ग्रहण करेगा, फिर बुद्धि आत्मा का संकेत ग्रहण करेगा, वो कल ही करेगा अभी या दोपहर को करेगा। बहुत
अच्छा, कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा है। एक प्रश्न आया है, साधक ने संपूर्ण ह्रास विकास को देखा एवं स्वयं को देखा। यहाँ प्रश्न है कि स्वयं ने स्वयं कैसे देखा, उस समय किसने किसको देखा, देखने वाले ने ही खुद को कैसे देखा, यानी सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो देखने वाला भी मैं ही हूँ और दृश्य भी मेरे में ही है, तो ऐसे कैसे बन गया, ठीक है ना। तो इसमें हमको दो चीजों को रखना पड़ेगा जीवन में। एक तो हमने ये देखा कि ये 5 क्रियाएं अविभाज्य है, उसमें प्रत्यावर्तन परावर्तन को समझने से ये बात में थोड़ी सी हमको स्पष्टता मिलती है। जो दृष्टा होता है किसी भी क्रिया का, उससे विकसित क्रिया का परावर्तन क्रिया होता है ना। जैसे मन का दृष्टा वृत्ति है, का मतलब क्या है, वृत्ति में जो विश्लेषण क्रिया है ना, वो मन का दृष्टा है। तो वृत्ति मन का विश्लेषण करेगा। वैसे ही चित्त में जो चित्रण क्रिया है, ये वृत्ति का दृष्टा होता है। तो चित्रण, चित्त जो है ये वृत्ति का चित्रण करेगा, है ना। वैसे ही बुद्धि की जो परावर्तन क्रिया है, संकल्प, ठीक, ये चित्रण का दृष्टा है, ये चित्रण को देखता है, ठीक। ये सारा जो क्रम है ये स्वमूल्यांकन प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविकता को देखने के लिए जीवन के पास इतने औजार है, मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है और आत्मा है, ठीक है। 4.5 क्रिया तक वास्तविकता का कोई एक पक्ष दिखता है। रूप गुण उसमें भी सम विषम गुण तक पूरा दिखता है, मध्यस्थ गुण उसमें आता नहीं। स्वभाव और धर्म का सूचना और तर्क आता है, समझ पूरा होता नहीं। स्वभाव और धर्म का जो सूचना आता है और पूरा समझ नहीं आता है, यही शास्त्र अध्ययन पूर्वक हमको मिलता है ना। इसको फिर साक्षात्कार करना पड़ेगा। उस साक्षात्कार में वो वस्तु का ज्ञान होता है। किसको हुआ, फिर साक्षात्कार करने से चित्त को ज्ञान हुआ। जैसे यदि जीवन क्रिया है, इसको साक्षात्कार करते हैं तो चित्त को ज्ञान हुआ कि जीवन क्रिया है, ठीक है। या अपने ही स्वभाव को यदि हम साक्षात्कार करते हैं, मान लीजिए जैसे उदारता का साक्षात्कार हुआ या उदारता के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, ठीक। तो ये साक्षात्कार करने वाली क्रिया कौन है, चित्त है। इसको देखने वाला क्रिया बुद्धि है, बुद्धि इसका दृष्टा है। तो बुद्धि को पता चलता है कि चित्त ने इसको साक्षात्कार किया, है ना। तो ये वस्तु फिर बुद्धि की भी हुई, ठीक है ना, क्योंकि स्वभाव और धर्म बुद्धि की भी वस्तु है। तो यहाँ पर जब हम ये कह रहे हैं, जब वो जो वाक्य है समाधि के बाद संयम में कि स्वयं ही स्वयं को कैसे देख रहे हैं, है ना। तो संयम में हम, आप भी सुने होंगे, मैं भी सुना हूं कि ये जो मन, वृत्ति और चित्त है ये क्रियाशील रहते हैं। समाधि में मन, वृत्ति और चित्त की सक्रियता नहीं रहती, ये बंद रहता है। इसका दृष्टा कम से कम बुद्धि तो बना ही रहता है ना। उसमें आत्मा रहता है नहीं रहता है एक अलग मुद्दा है, समाधि का दृष्टा, ठीक। तो उसमें संयम में जो हमने समाधि, उसके बाद ध्यान, उसके बाद जो धारणा में आए, उसमें चित्रण, विचार और मन, इनकी क्रियाशीलता शुरू हो गई। मन में उस समय चयन नहीं हो रहा है, इसीलिए शरीर से वो क्रिया व्यक्त नहीं हो रही, मन में आस्वादन तक आके वो रुक जा रहा है, ठीक। रुक जा रहा है मतलब रोक ले रहे हैं, इसी का नाम संयम है। रुकता नहीं है, इसमें रोक रहे हैं, यही संयम। संयम का मतलब जीवन क्रियाओं को इच्छा पूर्वक द्रवित कर रहे हैं। अभी जैसे इंद्रियों का परिभाषा दिया एक जगह, इच्छा पूर्वक द्रवित करने वाले अंग की इंद्रिय, मैं जहां देखना चाहता हूँ देख सकता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ सुन सकता हूँ, क्या खाना चाहता हूँ उठा के मुंह में रख सकता हूँ। उसी माने ईज के साथ, है ना, जब जीवन क्रियाओं के साथ हम उसको कर पाते हैं, इसका नाम है संयम मेरे अनुसार, है ना। इच्छा पूर्वक हम चित्त, वृत्ति और मन तथा बुद्धि को द्रवित कर पा रहे हैं, ये संयम में हो रहा है। इसीलिए नागराज जी ने एक जगह ये भी लिखा है कि, मतलब बोला भी है कि समाधि के पहले संयम होता नहीं, क्योंकि संयम नहीं होता का मतलब क्या है कि ये जीवन क्रियाओं पर वैसी अधिकार बनती ही नहीं है ना, कि हम इच्छा पूर्वक उसको कहीं भी लगा दे लंबे समय तक। तो बाबू सिंह नायक जी का जो प्रश्न है इस जगह को लेकर, तो ये काफी एक मार्मिक स्थली है ना। तो हमको इस पर बहुत ही केयरफुली बातचीत करना चाहिए, ऐसा मेरी स्वीकृति है। तो कौन किसको देख रहा है ना, इसमें बुद्धि चित्त को। तो ये जैसे हम ये अनुमान कर सकते हैं कि जो क्रियाएं दिखी, परमाणु,
है ना, फिर कितना भी सूक्ष्म क्रिया हो वो विनाश नहीं होता। ये सारा चित्त में भी हो रहा है, वृत्ति में भी हो रहा है। क्योंकि हम याद करेंगे कि साधक समाधि तप्त साधक के बारे में बात करते समय वो लिखते हैं कि अपने आप को अमानवीयता से मानवीयता में पाता है तथा अभ्यास पूर्वक न्यायपूर्ण व्यवहार तथा धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित होता है। देखिए अभी ये जो 2 लाइन हम अभी पढ़े, ये संयम का फल है। संयम पूर्वक मतलब समाधि पूर्वक, समाधि तप्त साधक ने अभ्यास पूर्वक जो प्राप्त किया, वो 2 बिंदु हम अभी रखे, है ना, ये जो हम अभी पढ़े। ये करने के बाद फिर आगे अनुभव की बारी आ रही है ना, व्यापकता में अनुभव की। उस समय वृत्ति में क्या हो रहा है उसको चित्त देख रहा है, चित्त में क्या हो रहा है उसको बुद्धि देख रहा है, ठीक है ना। बुद्धि में क्या हो रहा है इसको आत्मा भी देख रहा है, क्योंकि तो देखने वाला जीवन ही है। जीवन की एक क्रिया जीवन में ही दूसरी क्रिया को देख भी रही है, नंबर 1, और वो स्वयं किसी सत्यता को अनुभव भी कर रही है। ये कंबाइंड एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो क्योंकि मुझे मतलब ये वाला तो अच्छा एक स्मरण है, जनवरी 2012 में अमरकंटक में अनुभव शिविर में पूछा गया था नागराज जी से कि समाधि का दृष्टा कौन है ना, तो उन्होंने कहा कि समाधि के समय पता नहीं चला, संयम करने से पता चला कि समाधि का दृष्टा आत्मा है। तो ये लाइन हमको काफी मदद देता है समझने के लिए कि जीवन क्रियाएं कैसे काम करती है। ये बाबू सिंह नायक जी का क्वेश्चन बना। फिर पुनः वो लिखते हैं कि खुद को देखे यानी दृष्टा दृश्य कैसे हुआ, और ये तो बात हो गई, है ना। तो जो गुरु क्रिया है चित्त वृत्ति का दृष्टा है, चित्त बुद्धि का अनुभव करता है ना। तो चित्त में ज्ञान है मतलब स्वयं के वस्तु का, और वृत्ति के वस्तु को भी देखता है तो उसका भी ज्ञान होता है। ऐसे कंबाइंड रूप से जीवन को समझ में आता है। जबकि दृष्टा दृश्य तीनों अविभाज्य, हाँ अविभाज्य तो है ही, ये विभाजन कहाँ हुआ, ये तीनों अलग नहीं हो रहे, ठीक है। तो दृश्य जो है सहअस्तित्व है ना। दृष्टा देखने वाला जीवन है, जीवन में दृष्टि है, तो जीवन उस सहअस्तित्व को अनुभव भी कर रहा है, वो भी ज्ञान है, और उससे छोटे क्रिया जो उस अस्तित्व को देखी है उसको भी देख रहा है, इस रूप में वो उसका दृष्टा है। इस कंबाइंड जो क्रिया है इसका नाम दर्शन है, ठीक है। तो मुझे लगता है उसमें दृष्टा दृश्य दृष्टि ये तीनों अविभाज्य है, ये तो अलग होता नहीं, है ना। दृश्य भी अलग नहीं होता का मतलब यह है कि अभी जैसे अस्तित्व यदि दृश्य है तो ये सारा सहअस्तित्व में है। बैटरी इसकी ठीक है, इसकी जरूरत नहीं अभी। तो अलग नहीं होता मतलब ये भाषा बनता नहीं, ये इसीलिए भी अलग नहीं होता हम सोच सकते हैं या सुना होगा, क्योंकि परंपरा में दृष्टा जो है कई बार जैसे एक भाषा आती है नागराज जी से हम सुनते हैं अस्तित्व विहीन मोक्ष की चर्चा है ना। उस भाषा से तो लगता है कि कुछ अलग हो जा रहा है। तो जीवन क्रिया जैसी है वैसी ही बनी रहती है, ठीक है, और अस्तित्व में ही बनी रहती है। समय के एक ही अंतराल में जीवन का एक के बाद दूसरे शरीर को चलाते हुए देख पाना कैसे संभव हुआ, क्या यह परंपरा के रूप में देखा? समय के एक ही अंतराल में यही ज्ञान है ना। तो अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो दिखता है ज्ञान की स्थिति में। हम प्रथम पृष्ठ में या 139 पेज शायद था, अल्प अर्ध चेतन अल्प चेतन, है ना, चेतन या पूर्ण चेतन के बारे में बात की। यही उसका मतलब है। ज्ञान होने की जो गहराई है ये बढ़ती जा रही है और वर्तमान का ही ज्ञान हो रहा है। तो उनको जो दिखा अस्तित्व में उस समय जो वर्तमान है, विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति, ये नित्य वर्तमान है, इसी का दर्शन हो रहा है। किसी उदाहरण से बताइए कि मन और वृत्ति का संकेत ग्रहण करता है। एक सार्थक यदि हम इसके लिए वो लेंगे मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करना, सामान्य रूप से तो यह है कि ठीक है इसको और सार्थक वाला ही लेते हैं। जैसे वृत्ति में यदि न्याय धर्म सत्य का यदि तुलन होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम किसी मनुष्य को देखते हैं। आज के दिन मनुष्य को देखने का तात्पर्य यह है कि हम उसको किसी जाति, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, है ना, कोई रंग, रूप, धन, बल, पद, इन आधारों पर हम देखते हैं। देखने वाला मन है,
है ना, उसकी स्थिति को स्वीकारने वाला विश्लेषण पूर्वक चित्त है, ठीक है ना। इसके जगह यदि हम इसको स्वीकारते हैं कि मानव जीवन समान है ना, और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्वीकृति यदि है हमारे में, और मानव स्वभाव और धर्म एक है, इसका मतलब या मानव स्वभाव एक है, इसका मतलब हम अपने स्वभाव को स्वीकारते हैं, तो उस स्थिति में वृत्ति में जो तुलन होगा उस चित्र का होगा जो स्वीकृत हुआ है चित्रण में, है ना। अब इस मन को वो जो तुलन किया हुआ वृत्ति के संकेत को ग्रहण करना पड़ेगा। तो अगले बार मान लीजिए मेरी स्थिति बदल गई, अगले बार उस व्यक्ति को देखने से उनके साथ व्यवहार करने का आधार, अगले बार मतलब जब भी ये चीज हो जाती है मुझ में अध्ययन पूर्वक अभ्यास पूर्वक, तो इसको आगे जाके फिर मैं नेक्स्ट टाइम, है ना, इम्प्रूव स्टेटस में उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, दृष्टि बदल गई, है ना, वृत्ति में बदल गई, चित्त में भी बदल गई। ये हो गया। नायक जी का पुनः एक क्वेश्चन है, अच्छा समय ये प्रश्न है, यानी स्वयं ने ही स्वयं को व्यापकता में देखा कि व्यापक मैं हूँ, व्यापक में ही इकाइयां हैं तथा ये सब अविभाज्य है, तो बाद में अनुसंधान से इनका संबंध जोड़ा या ये विधा हाथ लगी, ऐसा है क्या? ये भी बढ़िया प्रश्न है ना। ये पूछ रहे हैं कि स्वयं ने ही स्वयं को देखा कि मैं व्यापकता में हूँ, है ना, और सारी क्रिया व्यापकता में है, तो ये उसी समय हो रहा है संयम में, बाद में कुछ नहीं, बाद में मतलब ये संयम की स्थिति में है ना। तो जब तक देखने का जिज्ञासा बना है तब तक दिख रहा है, दिखने में ये सभी दिख रहा है कि ये सब व्यापक में है। तो इसमें हमको इसको ऐसे हम अभी अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, फिर मैंने कहा कि ये सब ऐसी जगह है जिसमें बहुत ही केयरफुली पैर रखना पड़ेगा, और मैंने काफी, वैसे तो प्राण संकट की स्थिति है ना, इस पे बात करना मैं पहले ही बोल दिया ना, बिना पानी को देखे पानी में तैरना कैसा लगता है ये बताने जैसा है ये बात। पर व्यापक में स्वयं होने का बोध बुद्धि को होता है, ठीक है ना, व्यापकता का बोध बुद्धि को होता है। इसको अनुभव करने की जो पात्रता है ये आत्मा के पास ही है ना। व्यापकता के अनुभव का मतलब है कि स्वयं और व्यापक के बीच में जो अंतर संबंध है भीगे रहने के रूप में, या व्यापकता की जो पारगाम्यता है, इसको अनुभव आत्मा करता है, ठीक है ना। और फिर जो भी होगा जीवन में आत्मा उसका दृष्टा है। तो बुद्धि में वस्तुगत सत्य का बोध हो रहा है, क्योंकि ये जो विकास क्रम और विकास का होना, ये सब वस्तुगत सत्य के श्रेणी में आता है। तो अनुभव तो होता है तीनों का। तो जब हम अनुभव कह रहे हैं, आत्मा में जिस क्षण व्यापकता में पारगाम्यता का अनुभव हुआ, उसके बाद जीवन में जो भी हो रहा है वो अनुभव काल ही कहलाएगा, यह अनुभव की अवस्था ही है, क्योंकि आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो गई, है ना। तो बुद्धि में जो बोध हो रहा है वो भी उसी अनुभव का भाग माना जाएगा, क्योंकि अनुभव के प्रकाश में हो रहा है, सत्य के प्रकाश में हो रहा है, मध्यस्थ क्रिया के प्रकाश में हो रहा है ना, पूर्ण मध्यस्थ या मध्यस्थ पूर्ण जीवन में हो रहा है, ये स्थिति है, ठीक। तो विकास क्रम, विकास का जो बोध बुद्धि में है ना, और उस बोध मूलक जो चित्त में जो चित्रण हो रहा है, सारे जैसे रूप गुण स्वभाव धर्म का होना, फिर हम जो भी अध्ययन करते हैं नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, इन सारे चीजों का होना, ये सारा ज्ञान उस जीवन को हो रहा है, ठीक है। तो ये बाद में नहीं जोड़ा जा रहा है, उसी समय जुड़ रहा है। वो जुड़ने का चीज का नाम ही है संयम, ठीक है। जीवन में होने वाली क्रिया, अच्छा ये तो कुछ चिंतन को और थोड़ा समझाइए, मनन और चिंतन में अंतर को समझाइए, मनन और चिंतन को थोड़ा समझाइए, ऐसे कह रहे हैं। ये काफी अपने में बड़ा प्रोजेक्ट है ये मनन और चिंतन को बताना। पर पहले चिंतन को ले लेते हैं। चिंतन चित्त में होने वाली जो चित्रण क्रिया है उसके प्रत्यावर्तन क्रिया का नाम है चिंतन। इसको अनुभव मूलक विधि से रखा है, ठीक है ना। एक तो इसका जो परिभाषा है, जितनी भी जीवन क्रियाओं की परिभाषा है ये अनुभव मूलक है। हमारे साथ कठिनाई क्या है, अब अनुभव नहीं है और अनुभव मूलक विधि के परिभाषा को पढ़ के समझ के
अध्ययन विधि से चलते समय वो हमको कैसे दिखेगा, क्या होगा, ये जिज्ञासाएं हमारी बनती है ना। अनुभव मूलक विधि से यदि चिंतन को देखेंगे तो इसमें आत्मा में जो अनुभव हुआ उसको बोध बुद्धि में हुआ, ठीक। बुद्धि में यथार्थ, वास्तविकता, सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, तीनों का बोध बुद्धि में हुआ। अनुभव मूलक बोध की बात कर रहे हैं। अब आत्मा में जो प्रामाणिकता क्रिया हुआ वो तो प्रमाणित होकर ही रहेगा, है ना। ये वाली चीज आत्मा में ही एक प्रकार से निर्णित होगा, ऐसा हम भाषा दे सकते हैं उसको, प्रामाणिकता के क्रिया में। उसका जो बोध बुद्धि में हुआ, उसका संकल्प मतलब ऐसे जीने का, उसको प्रमाणित करने का, ये ऐसे ही बने रहने का संकल्प बुद्धि में बनेगा, है ना। इसीलिए उसका नाम दिया है निश्चयात्मक स्वीकृति। दूसरा भाषा दिया उसके लिए सहज स्वीकृति। सहज का मतलब है स्वभाव गति, है ना। स्वभाव गति में रहने की स्वीकृति का नाम है अनुभव मूलक बोध, ठीक है। ये सहज स्वीकृति का तात्पर्य बनता है। ये जो सहज स्वीकृति बना, इसको प्रमाणित करने के प्रयोजन का चिंतन होता है ना। तो चिंतन के लिए हमको परिभाषा मिलता है, क्योंकि ये जो बोध हुआ ये समाधान है, ठीक है। समाधान में मतलब इस पूरे प्रकृति के साथ, अस्तित्व के साथ हमारा मतलब पूरा जो बनावट है और जो रोल है ये पूरा बुद्धि में आ गया। अब इसके प्रयोजन का चिंतन होगा कि इसको कैसे प्रमाणित करना है, और ये प्रमाणित करने की जो विधियां है उसका नाम है चित्रण, है ना। उसके प्रक्रिया का नाम है ये विश्लेषण, ठीक है ना। अनुभव मूलक जो विश्लेषण बनेगा। तो चिंतन में लिखा है संपूर्ण दिशा, कोण, आयाम, परिपेक्ष, ठीक है, इसका चिंतन होता है। तो ये जो बुद्धि में बोध हुआ, तो संपूर्ण दिशा, दिशा का मतलब ह्रास और विकास, आयाम का मतलब ये अस्तित्व के प्रति हमारी जो दृष्टि, ये रूप गुण स्वभाव धर्म, है ना। तो इसके साथ फिर चिंतन होता है। दिशा हो गया, आयाम हो गया, कोण, कोण का मतलब है कि हम अस्तित्व को कैसे देखते हैं, इसी का नाम है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, ठीक है। और परिपेक्ष का मतलब है ये व्यक्ति, परिवार, समाज, है ना, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, यहाँ तक परिपेक्ष की बात है। तो ये पूरा स्प्रेड होता है चिंतन में। तो ये प्रयोजन, इसीलिए फिर दूसरे भाषा में लिखा है प्रयोजन का फिर चिंतन होता है। अध्ययन विधि में ये जो चिंतन क्रिया है ये सच्चाई को डिस्कवरी करने के रूप में काम करता है। ये सच्चाई है, इस पर निश्चित हो जाना, है ना। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता है या नियम या न्याय धर्म सत्य है, इससे संबंधित वस्तु को साक्षात्कार करता है चित्त, इसका नाम है साक्षात्कार। साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में जो अवधारणा होगा उसका फिर चिंतन होगा। यहां से फिर उसको चिंतन अभ्यास नाम दिए। आप अभ्यास दर्शन में आगे पढ़ेंगे उसको। चिंतन अभ्यास की ये स्थली है। फिर चिंतन अभ्यास पूर्वक अनुभव होता है, कहाँ, साक्षात्कार के बाद। ये चिंतन क्रिया में चिंतन और साक्षात्कार दोनों चीजें आ गई। मनन में यदि देखेंगे, पुनः अनुभव मूलक विधि से यदि मनन को देखेंगे, मन हर समय वृत्ति के अनुरूप हो गया, इसका नाम है मनन, है ना। और वो वृत्ति चित्त बुद्धि तथा बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में हमेशा के लिए हो गया, इसका नाम है मध्यस्थ जीवन, इसी का नाम है मनन, ठीक। इसके पहले इसकी जो शुरुआती क्रम है, जब हम शुरू करते हैं, उसका नाम है मनन, है ना। तो मनन प्रक्रिया में क्या है, वृत्ति में तुलन होना, ये मनन है। अध्ययन विधि में वृत्ति में तुलन होने के लिए मन को वृत्ति का संकेत स्वीकारना पड़ेगा, बराबर ना। मन का यदि अपना कार्यक्रम है, अपना उद्देश्य है, जो इंद्रिय सन्निकर्ष है ना, वातावरण के दबाव से है, या जिसको आगंतक गुण बताया है ना, ये यदि मन का कार्यक्रम है और उसका दबाव वृत्ति पर, उसका दबाव यदि चित्त पर है, तो मनन होने की संभावना नहीं, है ना। क्योंकि मन का अपना मनमानी है। मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य हुआ अध्ययन पूर्वक, जागृति क्रम पूर्वक, तब वृत्ति में जो तुलन होता है, न्याय न्याय, धर्माधर्म, सत्य सत्य का, प्रिय अप्रिय, हित हित, लाभालाभ का, दोनों का, है ना। एक तो चित्त में जो श्रवण हुआ उसका भी विश्लेषण करेगा वृत्ति, और मन में जो व्यवहार हुआ उसका भी मूल्यांकन करेगा वृत्ति। इस प्रक्रिया का नाम मनन है अध्ययन विधि में। अनुभव मूलक विधि से इसका उत्तर बताया। तो ये हो गया चिंतन और मनन। राकेश भाई बता रहे 1 घंटा 15 मिनट, वो साथ में और किसी को पढ़ना पड़ेगा। राकेश भाई ने पहले ही 1.25 घंटा दे दिया था, पर वो हम लोग, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। कोई बोल रहा है स्लो है, ठीक है, स्लो तो कोई क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है, क्वेश्चन नहीं है और हो गया। ठीक है जी। कल उनका एक वो था, मैंने एक प्रश्न, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट अभी है, कमेंट तो पूरी आ गई थी। एक मैं उस प्रश्न को पढ़ देता हूँ। कल जो व्यक्ति पुंजाकार के बारे में बात कर रहे थे वो आया कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय क्वेरी रिगार्डिंग द पुंजाकार ऑफ जीवन आफ्टर इट लीव्स अ ह्यूमन बॉडी इज, say for example I currently have a body with certain external looks and internal character built of vat, पित्त and कफ और त्रिदोष। ये कह रहे हैं कि यदि जैसे मेरा शरीर है, मेरी एक आकृति है शरीर सहित, और अंदर शरीर की एक प्रकृति है ना, जैसा मेरा शरीर बताता है कि कफ पित्त प्रकृति है, कफ प्रधान पित्त प्रकृति है मेरी, है ना। अब ये कह रहे हैं कि a few births back I had a more stout body and extremely healthy internal character। तो कह रहे हैं कि कुछ जन्मों के पहले यदि मेरी शरीर और मतलब स्टाउट का मतलब मोटापा उसमें ज्यादा रहा, परंतु अंदर की प्रकृति मान लीजिए ये जो त्रिदोष का संतुलन ज्यादा अच्छा रहा, क्या जीवन उस पुंजाकार को रिगेन कर सकता है कि नहीं, है ना। या it is bound by the laws of evolution and existence to retain and continue with only the previous one। previous one का मतलब I'm assuming you are saying the one that you currently have, ठीक है। but I still don't know whether the question is clear, but basically इसमें दो, एक तो पुंजाकार में रूप ये कुरूप और स्वरूप की तो बात हम कल की है। अब इनका प्रश्न से ये आ रहा है कि जीवन की स्थिति से क्या शरीर के दोष तय होते हैं कि नहीं। मैं आयुर्वेद का तो कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, जितना थोड़ा सा इसका सुना हूँ मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी कोई व्यक्ति जो मध्य दर्शन भी जाने और आयुर्वेद का भी जानकार है, आपको ऐसे किसी व्यक्ति से परामर्श करना पड़ेगा, करना चाहिए मेरे अनुसार। आप साधन भट्टाचार्य जी से परामर्श कर सकते हैं, उनको दोनों पता है। पर ये तो जरूर है कि जो शरीर की जो प्रकृति है, मतलब ये जो त्रिदोष की जो प्रकृति है, ये शरीर का गुण है। कोई वात प्रधान है, कफ प्रधान है, या वात पित्त है, या कफ है ना, ये पित्त है, इस प्रकार की चीजें। इसका संतुलित रहना भी शरीर का गुण है ना। पर इसके संतुलित रहने में जीवन के मानसिकता का काफी बड़ा एक प्रभाव रहता है, ये हम खुद भी देख सकते हैं, है ना। परेशानी होने से शरीर में अनेक प्रकार के विकार दिखते हैं, है ना। और मन के स्थिति के अनुसार शरीर की स्फूर्ति की कम ज्यादा होना, वात हो जाना, पित्त हो जाना, कफ हो जाना, दोनों ही है, क्योंकि मन शरीर के साथ मिला ही हुआ है। और जीवन का और भ्रमित स्थिति में, या जो भ्रमित स्थिति का मतलब मान लीजिए आवेशित स्थिति में, मन में, वृत्ति में, चित्त में, तो जीवन का जो पूरा प्रभाव है वो शरीर पर पड़ते रहता है। उसके अनुसार शरीर में जो एक संतुलन के साथ एक संतान, एक बच्चे को देखें 6-8 वर्ष का बच्चा, और वही बच्चा 38 के आयु में गैस या है ना एसिडिटी का शिकार हो जाता है, जब 8 वर्ष के आयु में नहीं रहता है, ठीक है ना। और अनेक प्रकार के विकार उसमें आ जाते हैं। उसमें एनवायरमेंटल, वातावरणस्थ भी कुछ मुद्दे हैं, खान पान भी है, आहार भी आ जाएगा, और मानसिकता भी है। अब यदि हम ये पूछें कि यदि मेरी इस शरीर यात्रा में कफ पित्त संतुलित थी और अगले शरीर यात्रा में भी क्या मुझे वैसे ही शरीर मिलेगा, मुझे नहीं लगता वो है। मुझे लगता है वो उस शरीर के बनावट पर निर्भर करता है कि किसका शरीर कैसा है। और ये भी शिक्षा का एक भाग होगा या होना चाहिए कि हम अपने शरीर के प्रकृति को पहचाने, उसके अनुसार उसके आहार पद्धति को हम सुनिश्चित करें, ठीक है। तो हम उस संतुलन वाले इसको आगे ले जाएंगे। नहीं, मन यदि संतुलित है तो वो वाली शरीर भी संतुलित रहेगी। तो मुझे लगता है वो प्रश्न भी तो ये पुनः वही व्यक्ति पूछ रहे हैं, पुनीत, माय क्वेरी इज दैट इज जीवन बाउंड टू हैव पुंजाकार ऑफ ओनली द इमीडिएट प्रीवियस लाइफ और कैन गेन इवन अर्लियर। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं कि पुंजाकार पहले का ही बनेगा कि उसके पूर्व का भी बनेगा। भैया ये मैं करके तो देखा नहीं, है ना। तो इसका उत्तर देना बनेगा नहीं, ठीक है। इसकी सार्थकता को भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अध्याय रहस्य मुक्ति का है, तो पुंजाकार बन, ठीक है। तो फिर ये इसमें हमको ये छेद करना पड़ेगा, ये डिफरेंस। अच्छा, कनेक्शन इज अनस्टेबल आ गया इसमें, वी आर ट्राइंग टू, फिर हाँ तो रिकनेक्शन, फिर आ गया कनेक्शन। पर ये जीव अवस्था और मानव के लिए भिन्न बनेगा, ठीक है।
तो फिर उसमें वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, उसको मुझे लगता है फिर किसी संदर्भ में बात कर सकते हैं, या हम फोन पे कर लें, है ना। आप या राकेश गुप्ता जी से अलग से आप संपर्क कर लीजिए। इस चैप्टर के संदर्भ में या और कहीं चले जाएगी चर्चा, ठीक है, क्योंकि जीवन में फिर मेल फीमेल की बात आ जाएगी, है ना। फिर वो कौन सा शरीर चुनेगा, फिर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, फिर पशुओं में भिन्न है, फिर देश विदेश में जाना, ये सब बहुत सारा वो एक अलग वो है, कौतूहल वाले प्रश्न है ये। तो बढ़िया, तो मुझे लगता है कि हम क्वेश्चंस को भी कर लिए हैं, और बाकी ठीक है, उनसे भी सहमति आ गई पुनीत भाई से, और ठीक है। तो आज हम शायद कल से भी और स्लो हुए, तो हम आपको धन्यवाद, है ना। और आगे कब मिलना है राकेश भाई बताएंगे?